और नए चैप्टर को पढ़ा जाए। देखो चैप्टर का नाम या पाठ का नाम हमने पहले से ही लिख रखा है, पृष्ठ रसायन। और पृष्ठ रसायन को अंग्रेजी में बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री का एक अर्थ और है, रासायनिक प्रक्रम या रासायनिक परिवर्तन। तो बेटा इस पाठ के अंतर्गत हम लोग केवल उन्हीं प्रक्रमों को पढ़ेंगे, उन्हीं अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे, उन्हीं परिवर्तनों को पढ़ेंगे और उन्हीं घटनाओं को पढ़ेंगे जो घटनाएं किसी पदार्थ के पृष्ठ पर होती हैं। क्या आप पृष्ठ जानते हो? देखो मेरे पास एक पदार्थ है, इस पदार्थ के इस भाग को पदार्थ का क्या कहते हैं? पृष्ठ। और इस पूरे चैप्टर पर, इस पूरे पाठ पर हमें केवल उन घटनाओं को पढ़ना है जो घटनाएं किसी भी पदार्थ के पृष्ठ पर होती हैं। तो सबसे पहले बाकी सारी बातों को छोड़कर अगर ध्यान दें कि पृष्ठ रसायन कहते किसको हैं, तो बेटा पृष्ठ रसायन तो देखो एक बात याद रखो, यह विज्ञान की एक शाखा है। विज्ञान की एक शाखा का मतलब जानते हैं, विज्ञान के तो बहुत सारे भाग हैं। तो रसायन विज्ञान की एक ब्रांच है, ये रसायन विज्ञान की एक शाखा है, या ऐसा कह सकते हैं रसायन विज्ञान का एक भाग है। और इस भाग के अंतर्गत हम केवल उन घटनाओं को पढ़ते हैं जो घटनाएं किसी भी पदार्थ के पृष्ठ पर होती हैं, सरफेस पर होती हैं, सतह पर होती हैं या बाहरी तल पर होती हैं, ऐसा आप बोल सकते हो। तो रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत आप किसी भी पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं को पढ़ते हो, रसायन विज्ञान की उस शाखा को कहा जाता है पृष्ठ रसायन। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे चैप्टर आप पढ़ते हो सबसे पहले उस चैप्टर का अर्थ ही आपको पता होना चाहिए। आखिरी चैप्टर में आप पढ़ोगे क्या? तो मेरे दिमाग में तो एक साधारण सी बात आ रही, भैया इस चैप्टर में किसी भी पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। और पृष्ठ पर होने वाली घटनाएं दैनिक जीवन से बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं। तो समय को बर्बाद किए बिना सबसे पहले तो हम इसी बात को परिभाषित करेंगे कि पृष्ठ रसायन होता क्या है। तो देखो लिखते हैं यहां पर, क्या लिखेंगे? रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ की सतह, अच्छा एक ये भी ध्यान देने वाली बात है, सतह को ही तो पृष्ठ कहते हैं और सतह को ही पृष्ठीय तल भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना अपना। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, घटनाओं का अध्ययन करते हैं। पृष्ठ रसायन कहलाती है। अच्छा, तो पृष्ठ रसायन आप जान गए कि कहता है अगर आप कोई भी घटना ऐसी लेकर के आते हो जो किसी पदार्थ की सतह पर हो रही है या सतह पर संपन्न हो रही है, आप इन घटनाओं को पढ़ना ही कहलाता है पृष्ठ रसायन। अच्छा, एक बात और पता कर लेते हैं कि अपने कोर्स में या कक्षा 12 में या इंटरमीडिएट के कोर्स में कौन से पृष्ठ को लेना है। तो भैया हमें इंटरमीडिएट के कोर्स में या तो ठोस पदार्थ के पृष्ठ को लेना है या द्रव पदार्थ के पृष्ठ को लेना है। तो एक बात और यहां लिख लेते हैं, यहां ठोस एवं
द्रव पदार्थ की सतह पर, आप सतह ना लिखना चाहो तो पृष्ठ लिख सकते हो, सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना है। अध्ययन तो आपको केवल दो पदार्थों की सतह पर होने वाली घटनाओं को पढ़ना है, एक तो ठोस पदार्थ की सतह पर और एक तो द्रव पदार्थ की सतह। क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो द्रव पदार्थ की सतह ना जानता हो? देखो बेटा, अगर आपने किसी बर्तन पर यहां तक द्रव को भर रखा है तो बेटा द्रव को जिस तल तक भर रखा है ये भाग, ये द्रव पदार्थ की क्या है? सतह। समझ रहे हो द्रव पदार्थ की सतह कहां होती है? अगर आप किसी भी द्रव पदार्थ को किसी भी लेवल तक, किसी भी पृष्ठ तक भर दो तो उस द्रव पदार्थ की ऊपरी सतह को ही कहते हैं पृष्ठ या सतह। और ठोस पदार्थ में तो आप साधारण सी बात जानते हैं, अगर ये मेरे पास ठोस पदार्थ है तो इसके चारों ओर का ये जो भी एरिया हमको दिखाई दे रहा है ये सब ठोस पदार्थ की क्या है? सतह है या पृष्ठ है। अब बात आती है सर जी ठोस पदार्थ की सतह पर कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, तो इस बात को भी पढ़ते हैं। देखो ठोस पदार्थ की सतह पर निम्न, बेटा एक काम कर लेते हैं, इसको अच्छा और बनाने के लिए ठोस हटा देते हैं, क्योंकि हमें तो वो भी घटनाएं पढ़नी है ना जो द्रव पदार्थ की सतह पर होंगी। तो मैं केवल यहां पे से स्टार्ट करूंगा कि पदार्थ की सतह पर निम्न घटनाएं संपन्न होती हैं। कोई पूछेगा कौन कौन सी घटना संपन्न होती है? देखो पहली घटना का नाम है अधिशोषण। अब आप कहोगे सर ये पता नहीं कौन सी घटना है, हम तो जान ही ना पाए। तो बेटा इसी घटना को भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस बात को पता कर लेते हैं कि किसी भी पदार्थ के पृष्ठ पर कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती है या कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। सेकेंड नंबर पर है, आप इस घटना को तो सभी जानते हो, संक्षारण। क्लास 10th या फर्स्ट ईयर की क्लास में आपने संक्षारण को पढ़ा होगा। संक्षारण का मतलब जानते हो किसी धातु की सतह का धीरे धीरे खराब हो जाना। और आप समझते थे इस बात को भी कि अगर लोहे पर जंग भी लगता था, स्टार्टिंग कहां से होती थी? सतह से। तो जंग लगने की भी प्रक्रिया क्योंकि सतह पर ही होती है, इसलिए मैंने संक्षारण को यहां पर हेडिंग बनाया है या एक नंबर दिया है। थर्ड नंबर पर चलते हैं, क्रिस्टलन। क्रिस्टलन की भी प्रक्रिया आपने पिछली क्लासेस में पढ़ रखी है। क्रिस्टलन की प्रक्रिया भी सतह पर होने वाली ही घटना है। एक और घटना देखो पढ़ते हैं, उत्प्रेरण। अच्छा, कोई व्यक्ति उस उत्प्रेरण की घटना को थोड़ा सा परेशान हो सकता है लेकर के, उत्प्रेरण क्या है? अरे भैया उत्प्रेरक द्वारा अभिक्रिया के वेग को बदल देना उत्प्रेरण कहलाता है। और बेटा उत्प्रेरण भी किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली ही अभिक्रिया है। लेकिन कहोगे सर ये बात तो हमको समझ में नहीं आ रही। तो भैया अभी जब उत्प्रेरण पढ़ेंगे तब इस घटना को और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आगे बेटा एक और है, कोलाइडी विलयनों। कोलाइडी विलयनों का निर्माण। बेटा कोलाइडी विलयनों का निर्माण भी अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार का पृष्ठीय घटना ही है या सतह पर होने वाली ही घटना है। इसलिए बेटा इन सारी घटनाओं को हम लोग अपने चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जानते हो आपके सामने एक घटना यहां पर लिखी होगी, क्रिस्टलन।
क्योंकि 12th के कोर्स में क्रिस्टलन को हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, हो सकता है इसको हम लोग ना पढ़ें, लेकिन अधिशोषण, संक्षारण और उत्प्रेरण और कोलाइडी विलयनों का निर्माण या कोलाइडी विलयनों पर और भी बातें ये जरूर पढ़ेंगे। और इन सारी बातों को छोड़कर भैया सबसे पहले इस बात पर आ जाते हैं कि आखिर अधिशोषण होता क्या है। तो देखो, पहले मैं हेडिंग बना लूं अधिशोषण और फिर समझाते हैं। तो पहली हेडिंग बना लेंगे अधिशोषण। अधिशोषण को कहते हैं एडजॉर्प्शन। ये अधिशोषण को अंग्रेजी में एडजॉर्प्शन बोलते हैं। अब बेटा देखो ध्यान से इसको, अब मैंने यहां पर दो फिगर बना रखे हैं। कहोगे फिगर तो बहुत सारे नजर आ रहे हैं। देखो इस लाइन के ऊपर एक फिगर है और एक फिगर है इस लाइन के नीचे, और इन दोनों ही फिगर को ढंग से देखो और समझो इस बात को। देखो मैं इसको कैसे समझाता हूं। देखो ये मेरे पास स्पंज है, फोम है। अब स्पंज या फोम को आप अगर ध्यान से देखोगे, पहले मुझे क्या करना है, स्पंज या फोम को हम सबसे पहले जाएंगे और पानी से भरी बाल्टी में इसको क्या कर देंगे, डुबा देंगे। जानते हो पानी से भरी बाल्टी में डुबाओगे जैसे ही पानी की छोटी छोटी बूंदें स्पंज की सतह को पार करके स्पंज के अंदर भर जाएंगी। और जानते हो वो भरा हुआ पानी जब हम इसको पूरी ताकत से इसको दबा देंगे तेजी से, वो इसके अंदर भरा हुआ पानी कहां निकल आएगा, बाहर। घटना देखो कैसी हुई। हमारे पास ये ठोस स्पंज था जिसको हमने कौन सा पदार्थ बताया है, ए, और हमने इसको बी पदार्थ अर्थात किसी द्रव में क्या कर दिया, डुबा दिया। और जैसे ही स्पंज ए को पदार्थ बी में डुबाया है, पदार्थ बी में जो द्रव के छोटे 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 कण थे, ये सारे के सारे छोटे कण उस स्पंज की सतह को पार करके कहां पहुंच गए हैं, अंदर। जानते हो जब कभी द्रव का कण स्पंज को, ठोस पदार्थ को पार करते हुए इसके अंदर पहुंच जाए, इस घटना को कहते हैं अवशोषण। इस घटना को कहा जाता है अवशोषण, या इसको अगर अंग्रेजी में भी कहे तो इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। इस बात को विशेष ध्यान देना, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर देता हूं, अब आप इसको और भी अच्छे ढंग से समझोगे। आपके पास कोई स्पंज है और स्पंज को आपने क्या किया, आपके पास कोई द्रव पदार्थ था, आपने इस स्पंज को उस द्रव पदार्थ में डुबा दिया। होगा क्या कि द्रव के छोटे छोटे कण स्पंज के कहां चले जाएंगे, अंदर। और जब द्रव के छोटे छोटे कण स्पंज के अंदर चले जाएंगे, इस घटना को हम कहेंगे अवशोषण। ध्यान रखना, इस घटना को हम क्या नहीं कहेंगे, अधिशोषण नहीं है। ये किसकी बात मैं बता रहा हूं, अवशोषण की बात। कहोगे सर जी लेकिन अधिशोषण वाली बात कब बताओगे, अरे तुरंत बताते हैं, देखो। लेकिन बेटा इसी अगर स्पंज को मैं, आपके घर में गेहूं का आटा तो भर रखा ही होगा सबके घर में, कि है किसी के घर में नहीं है, है। ये बिल्कुल तुम लोगों जो शांत व्यवहार में बैठे हो, इसका अर्थ है सभी के घर में है, मंगाना नहीं है बेटा हमको, है। अब तुम सोचो इस बात को। अब इसी स्पंज को मुझे क्या करना है, आटे में डुबा देना है या आटे के अंदर डाल देना है। अब इस घटना को आप देखोगे, क्या वो जो गेहूं से बना हुआ आटा है क्या इस स्पंज के अंदर जाएगा, नहीं, केवल स्पंज की कहां पर चिपक जाएगा, सतह पर। और क्योंकि वो स्पंज की केवल सतह पर चिपक जाएगा, इस घटना को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण। इस बात को मैं दोबारा से रिपीट भी कर देता हूं। स्पंज को लेना है और कहां डुबाना है इस बार, या कहां डालना है, आटे पर। और जैसे ही आटे पर इसको डालोगे, आप बहुत अच्छी तरीके से इस बात को जानते हो, अगर आटा इस पर जाएगा भी तो वो केवल कहां पर चिपकेगा, सतह पर। और देखो क्या ये घटना सतह पर नहीं हो रही है, और क्योंकि घटना सतह पर हो रही है भैया, इस घटना का नाम क्या है, अधिशोषण या एडजॉर्प्शन कहते हैं। अब चले आओ, देखो इस फिगर में ये हमारे पास पदार्थ ए है जिसको हमने स्पंज बताया था, और ये बेटा आपके घरों में आटे से भरी हुई क्या है, टंकी। और इस आटे से भरी हुई टंकी के अंदर आपने स्पंज को क्या कर दिया, डाल दिया। स्पंज को डालने से जानते हो आटे के जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ये क्या स्पंज के अंदर जा पाए, नहीं।
केवल ये कहां पर चिपके हैं? स्पंज की बाहरी सतह पर। और क्योंकि केवल स्पंज की बाहरी सतह पर चिपक कर रह गए हैं, हमने इस घटना को नाम क्या दे दिया है? अधिशोषण। अधिशोषण की तो एक दो घटना और भी मैं बताऊंगा। तो अधिशोषण की अगर एक दो घटनाओं को और पढ़ने का नंबर है तो देखो पहला घटना मैं क्या पढ़ूंगा बेटा, तुम्हारे सामने हम इस चौक से बोर्ड पर क्या कर दे सकते हैं? लिख रहे हैं। जानते होता क्या है? चौक के छोटे छोटे कण इस बोर्ड की सतह पर क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। क्योंकि यह घटना भी बोर्ड की सतह पर कंप्लीट हो रही है, संपन्न हो रही है। यह भी घटना एक प्रकार की क्या है? अधिशोषण है। अधिशोषण की घटना तो आपने भी बहुत अच्छे ढंग से करा रखी है, और मैं तो कहता हूं आप प्रतिदिन अधिशोषण की ना जाने कितनी बड़ी अमाउंट में घटना डेली करवाते हो। आप अपने यहां पेन को उठाते हो और पेन से पेज पर कुछ चीजों को लिखाते हो। अच्छा, जब आप पेन से पेज पर लिख रहे होते हो तो स्याही पेज की सतह पर ही तो चिपक जाती है, और क्योंकि स्याही या इंक जो है वो पेज की सतह पर चिपक रही है, क्या सतह को पार करके जा पा रही है? नहीं। ये भी ध्यान देने वाली बात है। कुछ बच्चों का ऐसा कहना होगा उस समय, सर जी हमने तो लिखा था तो जो इंक थी वो पेज को पार कर गई थी। अगर आपका पेज अच्छा है, ठीक है, तो इंक जो है वो पेज को पार करके जाने वाली नहीं है, केवल वो सतह पर ही चिपक जाएगी उस पृष्ठ की। तो क्योंकि ये भी सतह पर होने वाली अभिक्रिया है, हम इसको भी कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? अधिशोषण अभिक्रिया कहेंगे। थोड़ी सी बातें और ध्यान दे लेना है, क्योंकि ठोस पदार्थ की सतह पर पार्टिकल चिपके हुए हैं। जिस पदार्थ की सतह पर पार्टिकल चिपकेगा, स्पंज की सतह पर पार्टिकल चिपक रहे थे ना आटे के, तो स्पंज को कहेंगे अधिशोषक। क्या कहेंगे? अधिशोषक। देखो मैं लिख भी दूं, स्पंज को क्या बोलेंगे? अधिशोषक। और इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एडजॉर्बेंट। अधिशोषक। अच्छा ये बताओ, इसकी सतह पर किसके पार्टिकल चिपके थे? आटे के पार्टिकल। तो आटे के पार्टिकल को कहा जाता है अधिशोष्य। अधिशोष्य, या इसको बेटा एक और नाम से जानते हैं, एडजॉर्बेट। और बेटा अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य जो आपने क्रिया समझी है, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? अधिशोषण। अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य होने वाली प्रक्रिया ही अधिशोषण है। तो क्या अब मैं पूछता हूं, अधिशोषण प्रक्रिया को जान गए ना बेटा किसको कहते हैं? तो अधिशोषण प्रक्रिया को याद रखना है कि आपके पास कभी ऐसा ठोस पदार्थ होगा जिस ठोस पदार्थ को आप किसी पदार्थ में डुबाओगे या किसी पदार्थ की सतह पर रखोगे, और सतह पर रखने पर अगर एक पदार्थ के कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपक जाते हैं, तो सतह पर चिपकने की ही घटना को कहा जाता है अधिशोषण। अभी मैं क्या सोचता हूं कि हम लोगों ने एग्जाम्पल को इतनी मात्रा में पढ़ रखा है कि अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? अधिशोषण की डिफिनीशन तो लिख ही सकते हैं। तो भैया अधिशोषण की डिफिनीशन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखो क्या लिखेंगे? जब कोई एक पदार्थ के सूक्ष्म कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर, एक सूक्ष्म किसी जब कोई एक पदार्थ के सूक्ष्म कण किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर आकर्षित हो जाते हैं। आकर्षित, बेटा आकर्षित हो जाते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो कि चिपक जाते हैं। तो आप दोनों ही शब्दों का, या एक ऐसा भी लिख सकते हो, संकेंद्रित हो जाते हैं।
ये बेटा सभी शब्द अपने आप में सही है। या तो कह सकते हो जब कोई एक पदार्थ के छोटे छोटे कण किसी दूसरी पदार्थ की सतह पर आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं या समकेंद्रित हो जाते हैं, समकेंद्रित हो जाते हैं, तो दोनों पदार्थों के बीच होने वाली इस घटना को, दोनों पदार्थों के बीच होने वाली इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि जब किसी एक पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं और वो दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपक जाते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं? अधिशोषण। अच्छा, अधिशोषण को पढ़ें और दो बातों को ना जान पाए तो बिल्कुल बेकार है। पहला तो अधिशोष को पहचान लेना बिल्कुल जरूरी है, और दूसरा जानते हो किसको पहचान लेना जरूरी है? अधिशोषक। मैं आपसे एक घटना पूछता हूं, देखते हैं कि भैया आप इस घटना को कितना समझ पाए हो। पूछें? तैयार हो? हाँ, दिवाली आ रही है तो तुम लोग घरों में पुताई करने के लिए कलई लाते हो, चूना। चूने को कहां पर घोलते हो? पानी पर। और फिर जानते हो, फिर आप पृष्ठ परे का विक्रिया करवाते हो। चूने को उठाते हो पानी से ब्रश में, और फिर उसको दीवार की सतह पर क्या कर देते हो? लेपित कर देते हो। इसका मतलब चूना जो है आप दीवार की सतह पर क्या कर देते हो? चिपका देते हो, अधिशोषित कर देते हो। पहली बात तो क्या ये अधिशोषण प्रक्रिया नहीं है? है, अरे बिल्कुल अधिशोषण प्रक्रिया है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से अधिशोष्य कौन था? दीवार या चूने का घोल? चूने का ये अधिशोष्य है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेट। अच्छा, जानते हो दीवार क्या है? दीवार है अधिशोषक, या जिसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना बेटा, ठीक है? तो एक काम कर, ये जान गए, अब इस बात को भी तो बता दें कि आखिर अधिशोषक क्या है और अधिशोष्य क्या है। इस बात को भी भैया लिख लेते हैं। तो यहां पर लिखते हैं, देखो इस जगह पर। और क्योंकि जो बातें इंपॉर्टेंट होती है हम लोग तो स्टार बनाकर लिखते हैं उन बातों को। सबसे पहला नंबर तो लिखेंगे किसी पदार्थ की सतह पर चिपकने वाला पदार्थ जानते हो क्या होता है बेटा? अधिशोष्य। तो एक तो भैया ये बात बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लेना कि किसी पदार्थ की सतह पर जो पदार्थ चिपक गया है उसको क्या कहेंगे? अधिशोष्य। तो ये जो पार्टिकल आपको आटे के दिख रहे हैं जो स्पंज के ऊपर चिपके हैं, तो ये आटे के जो छोटे छोटे पार्टिकल जो सतह पर चिपके हैं ये अधिशोष्य कहलाएंगे। एक बात बेटा और याद रखो, देखो अधिशोष्य जिस पदार्थ की सतह पर चिपकता है, जिस पदार्थ की सतह पर चिपकता है। तो बेटा मैंने यहां लिखा है कि जो अधिशोष्य पदार्थ होता है, जिस पदार्थ की सतह पर चिपकेगा जाके, उस पदार्थ को कहेंगे अधिशोषक। अच्छा बेटा, इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मुझे याद आ रहा है, तो एक काम कर लेते हैं, उस इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहां नीचे लिख लेते हैं अगले नंबर पर, क्योंकि ये भी नंबर स्ट्रॉन्ग है और अच्छा खासा
नॉलेज भी आपको देता है। तो ये नंबर लिखेंगे, पृष्ठ पर, या बेटा पृष्ठ ना कहता तो मैं सतह लिख सकता था, पृष्ठ पर या सतह पर होने वाली घटनाएं सदैव तीव्र गति से होती हैं। तीव्र गति से होती हैं। तो इस बात को भी याद रखना है कि जो पृष्ठ पर घटनाएं होती हैं ये हमेशा कैसी होती हैं, तीव्र गति से होती हैं। तो एक काम करोगे बेटा, इसको नोट करते हैं और जैसे नोट कर लोगे तो फिर कुछ पढ़ते हैं अधिशोषण के एग्जाम्पल कि अपने दैनिक जीवन में अधिशोषण अभी हुआ है कहीं पर। एक तो ये दीवार वाली बात आ ही गई है, तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो। तुम लोगों ने जो एग्जाम्पल बताए हैं, हालांकि ये भी बहुत अमूल्य एग्जाम्पल है, लेकिन बेटा अब जो हम भी एग्जाम्पल बताएंगे ये भी अमूल्य एग्जाम्पल ही हैं। सुनो देखो, अधिशोषण के अगर एग्जाम्पल की बात आ जाए तो पहला एग्जाम्पल मैं लिख के दिखाता हूं। हो सकता है लिखा हुआ एग्जाम्पल, कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोग देखते हो और लिखा हुआ एग्जाम्पल आपको कम समझ में आता है, लेकिन फिर जैसे ही मैं समझाता हूं आप पूरी बात जान जाओगे। लिखा हुआ है सक्रियित चारकोल, द्वारा NH3 SO2 Cl2 COCl2 CO2। बेटा और भी बहुत सारी गैसें लिखी जा सकती हैं, लेकिन क्या है कि मैं कुछ ही गैसों पर अपने एग्जाम्पल को रोक रहा हूं। तो क्या मैंने लिखा, सक्रियत चारकोल द्वारा NH3 SO2 Cl2 COCl2 और कार्बन डाइऑक्साइड का अधिशोषण। एक तो भैया इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कहोगे सर जी इसका अर्थ क्या है? बेटा हम एग्जाम्पल लिख लें और फिर एक एक घटना को पढ़ते हैं सही ढंग से। पहला एग्जाम्पल हो गया, सेकंड एग्जाम्पल आते हैं सक्रियत चारकोल द्वारा शर्करा, शर्करा को तो बेटा चीनी भी कहते हैं, का विरंजीकरण या विरंजन भी लिख सकते थे आप। एक ये घटना भी जो अधिशोषण पर ही आधारित है और भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर और लिख लेंगे। वैसे तो दो एग्जाम्पल आपके लिए बेटर रहेंगे, लेकिन अगर आप तीसरा एग्जाम्पल भी बताना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हो। मुझे ऐसा लगा कि ये तीसरा एग्जाम्पल भी अच्छा काम करता है। सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प, या जल वाष्प को आप नमी भी तो कहते हो, अधिशोषण। अधिशोषण। अब देखो ये तीनों घटनाएं मैंने लिख तो दी हैं, लेकिन एक एक घटना को पढ़ते हैं। और बेटा जैसे ही मैं पहली घटना को पढ़ने के लिए चलता हूं, हमको भैया सबसे पहले ही एक शब्द मिल जाता है, सक्रियत चारकोल। सबसे पहले तो बच्चों को यही जान लेना चाहिए कि चारकोल का अर्थ क्या है। सक्रियत चारकोल भी बताएंगे, लेकिन पहले इस बात को जान लेना चाहिए क्या होता है चारकोल। किसी को ऐसा लगा बहुत खतरनाक शब्द है और ये पता नहीं क्या होता होगा, जीवन में कभी समझ में आएगा भी कि समझ में नहीं आएगा चारकोल। तो बेटा देखो दो प्रकार का चारकोल होता है, सुनो। पहले प्रकार का चारकोल होता है वनस्पति चारकोल, और दूसरे प्रकार का चारकोल होता है जंतु चारकोल, या जंतु चारकोल को जानते हो एक नाम से और जानते हैं,
जंतु चारकोल को एक नाम से और जानते हैं, हाँ, एनिमल चारकोल, या एक और शब्द इसी के लिए प्रयोग में लाते हैं, जानतव्य चारकोल भी इसी को कहते हैं। तो जानतव्य चारकोल भी इसी को कहते हैं। और सुनो, दूसरे प्रकार का चारकोल था, उसको बेटा कहते हैं प्लांट चारकोल, या अगर आप इसको हिंदी में लेने जाओगे कहोगे सर हिंदी में कैसे इसको बोले, तो भैया वनस्पति चारकोल। अच्छा, सबसे पहले इस बात को पढ़ेंगे कि वनस्पति चारकोल क्या करता है, या वनस्पति चारकोल बनाया कैसे जाए। तो बेटा आप लकड़ी के बड़े बड़े गुटकों को ले आओगे। लकड़ी के गुटके जानते हो ना, कि अब ये मत कह देना कि सर जी इसका भी कुछ बता दो, लकड़ी के गुटके किसको कहते हैं। अगर ये कह दो कि बेटा मेरे लिए समझाना कठिन हो जाएगा फिर। तो लकड़ी के गुटकों को ले आना है, और लकड़ी के गुटकों को बहुत उच्च ताप पर गर्म करना है। लेकिन ध्यान रहने वाली बात है कि उच्च ताप पर गर्म करते समय इन्हें वायु की अनुपस्थिति पर रखा जाए। ऐसी जगह गर्म किया जाए, जलाया ना जाए, केवल क्या किया जाए, गर्म किया जाए। और ऐसी जगह पर किया जाए गर्म जहां पर वायु की उपस्थिति ना हो, अनुपस्थिति हो, क्योंकि वायु की उपस्थिति रखोगे जल जाएंगे ये। तो वायु की अनुपस्थिति में जलाना है और गर्म करना है हम लोगों को। तो जब वायु की अनुपस्थिति में इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करोगे तो आपको प्राप्त होगा काले रंग का कोयला। उस काले रंग के कोयले को ही कहते हैं चारकोल। अच्छा, इसको सक्रिय चारकोल क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा देखो होता क्या, जब आप इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हो, तो हाई टेम्परेचर पर हीट करने पर होता क्या, लकड़ी के टुकड़ों में जो गैसीय पदार्थ होता है वो लकड़ी के टुकड़ों से कहां चला जाता है, बाहर। आप सोचो लकड़ी के टुकड़ों के अंदर जो गैसीय पदार्थ, अगर वो गैसीय पदार्थ बाहर चला जाएगा तो लकड़ी का जो टुकड़ा होगा उसमें छोटे 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 छिद्र हो जाएंगे, अंदर से हल्का खोखला हो जाएगा, छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे। और जब छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे तो बेटा हम इस प्रकार के कोयले को कहते हैं ये सरंध्र है। कैसा है, सरंध्र। छोटे छोटे छिद्र होने से क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। मैं एक साधारण घटना से आपको ये बात बता सकता हूं कि ये लकड़ी का टुकड़ा था, मैंने इसको हीट किया और हीट करने से इसके अंदर से जो गैसीय शुद्धियां थी वो बाहर निकल गई, और जब बाहर निकल गए तो इसमें छोटे छोटे छेद हो गए। तो ये तो सतह रही रही, इस सतह में तो कोई कमी नहीं। जो छिद्र हो गया उस छिद्र के अंदर भी तो सतह बन गई भाई। अगर इसके अंदर एक छिद्र कर दोगे तो वो भी तो सतह बनाएगी। इसका मतलब सतह का क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। और क्योंकि हम केवल उन्हीं घटनाओं को पढ़ रहे हैं जो सतह पर हो रही है, अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ा है तो घटना होने की संभावना तो भी तो बढ़ गई होगी। क्योंकि घटना होने की संभावना भी बढ़ गई, हम ऐसे चारकोल को क्या कहते हैं, सक्रिय चारकोल। या अब ये जो चारकोल है ये ज्यादा एक्टिव है, ये ज्यादा अभिक्रियाएं करने में सक्षम है, माहिर है, या अभिक्रियाएं करा सकता है। तो एक प्रकार का चारकोल हो गया जिसको आप प्लांट चारकोल कहते हैं और वनस्पति चारकोल कहते हैं। और दूसरा होता है जंतु चारकोल। कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात ऐसे आ सकती है कि सर पेड़ पौधों में तो मैं जान गया कि लकड़ियों के टुकड़ों से, गुटकों से आप चारकोल को बनाते हो या कोयले को बनाते हो, आपने उसको बोल दिया रखा है प्लांट चारकोल। लेकिन जानवरों के अंदर क्या होता है ऐसा, या जीव झारियों के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे हम चारकोल बना सकते हैं? तो बेटा आप किसी भी जानवर की बात करो, किसी भी जंतु की बात करो, खुद मनुष्य के अंदर भी पाई जाती हैं हड्डियां, और इन्हीं हड्डियों से बनता है चारकोल। अब देखो बात करेंगे चारकोल बनेगा कैसे, हड्डियों से क्या चारकोल कैसे बनाया जाए। प्रोसीजर सेम है। वहां लकड़ी के गुटकों को वायु की उपस्थिति में गर्म करते थे उच्च ताप पर, और यहां पर जानवरों, जीव जंतुओं की हड्डियों को एक भट्ठी में रखकर उच्च ताप पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। लेकिन हाँ, वायु की क्या रहेगी, अनुपस्थिति। और जब वायु की अनुपस्थिति रहेगी तो बेटा ये भी एक प्रकार के काहे में बदल जाएंगी, कोयले में। हड्डियां भी कोयले में बदल जाएंगी एक प्रकार की, यहां से भी गैसीय शुद्धियां अलग हो जाएंगी। और जब बेटा हड्डियां भी कोयले के फॉर्म में बदल जाएंगी तो वो जो चारकोल प्राप्त हुआ है वो हड्डियों का कोयला प्राप्त हुआ है, हड्डियों का कोयला भी कह सकते हैं इसको, उसको भी कहते हैं जंतु चारकोल या जानतव्य चारकोल, या एक और अंग्रेजी में नाम मैं लूंगा एनिमल चारकोल। तो क्या चारकोल की बात समझ में आ रही है? अच्छा, क्या कोई व्यक्ति इस बात को समझ पाएगा, नारियल का चारकोल, नारियल पौधों से प्राप्त होता है और नारियल को वायु की अनुपस्थिति में क्या किया जाए, गर्म किया जाए।
तो जो नारियल का कोयला मिलेगा उसको कहेंगे नारियल चारकोल। तो ऊपर वाला जो एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है ये प्लांट चारकोल पर आधारित है। सुनो, कहता है सक्रियत चारकोल। सक्रियत चारकोल का मतलब है जो चारकोल एक्टिव है, क्रिया करने में माहिर है, सक्षम है, वो चारकोल। लेकिन ये वास्तव में कौन सा चारकोल है? प्लांट चारकोल। प्लांट द्वारा निकाला गया चारकोल जो होता है इसमें इतनी क्षमता आ जाती है या इतनी क्षमता होती है कि ये वायु में उपस्थित अमोनिया गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस, फॉस्जीन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों को अपनी सतह पर क्या कर लेता है? चिपका लेता है। अब देखो मैं थोड़ी देर के लिए बताता हूं कि ये है चारकोल। तो ये चारकोल इन सभी गैसों को क्या करेगा? अपनी सतह पर क्या कर लेगा? चिपका लेगा। और जब सतह पर चिपका लेगा तो सारी की सारी गैसें तो सतह पर चिपक गई। कहोगे सर जी इसका यूज क्या है? भैया इसका यूज करते हैं मास्क के निर्माण में। मास्क जानते हो ना? अब तो बेचारे 2 साल में सारा बच्चा जान गया कि मास्क क्या होता क्या है। मास्क पर चारकोल की ही एक पतली परत लगाई जाती है और जब चारकोल की एक पतली परत लगाते हो तो होता क्या है? आप शहर में बाहर घूम रहे हो, डिफरेंट टाइप की हानिकारक गैसें आपके चारों ओर हैं, लेकिन जानते हो आप जब मास्क के थ्रू श्वसन क्रिया करते हो तो सारी की सारी हानिकारक गैसें चारकोल अपनी सतह पर क्या कर लेता है? चिपका लेता है। और अंदर केवल कौन सी गैस जाने देता है? ऑक्सीजन। तो अगर उस वायुमंडल में या उस एटमॉस्फेयर में हानिकारक गैसें हुई भी तो चारकोल उन सभी गैसों को अपनी सतह पर क्या कर लेता है? चिपका लेता है। एक और बात बताते हैं। कोई कह रहा था ब्यूटी पार्लर वाली बात, मुझे याद आ गया। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में, हमने तो भैया एडवर्टाइजमेंट में ही देखा है कि एक प्रकार का फेस मास्क भी होता है जो चारकोल युक्त होता है। और आपने देखा होगा उस फेस मास्क को पूरे चेहरे पर लगा दिया जाता है। उससे जानते हो क्या होता है? स्किन में अगर कोई भी हानिकारक सब्सटेंस बैठा हुआ है या स्किन के अंदर कोई भी हानिकारक एक्टिविटी हो रही किसी पदार्थ के थ्रू, तो वो जो सक्रिय चारकोल की आपने लेयर लगा ली है मास्क के फॉर्म में, वो आपकी स्किन से सारे हानिकारक गैसीय पदार्थों को या सारे हानिकारक द्रव पदार्थों को या हानिकारक ठोस पदार्थों को वो चारकोल अपनी सतह पर क्या कर लेगा? चिपका लेगा। और जब चारकोल अपनी सतह पर चिपका लेगा तो सारे हार्मफुल एक्टिविटी जो आपकी स्किन पर थे वो सारे के सारे किसके साथ निकल गए? चारकोल के साथ। तो वो जो फेस का मास्क होता है वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये दोनों ही चीजें ही संभव है किसकी सहायता से? चारकोल की सहायता से। नेक्स्ट नंबर आ जाए, और नेक्स्ट नंबर तो क्या है? आपके दिमाग को भी थोड़ा सा हिला देगा। और इसीलिए भैया मैंने लिखा है सक्रियत चारकोल द्वारा शर्करा या चीनी का विरंजीकरण करना। क्योंकि हम लोग तो भैया ऐसे एरिया से आते हैं जिनमें से सब बच्चों ने गन्ने के रस को देख रखा है, गहरे भूरे रंग का होता है। अब वो शहर वाली बात अलग है कि मशीन से निकाल दिया गया तो इतना गहरा भूरे रंग का नहीं होता, लेकिन हम लोग जब भी देखते हैं गहरे डार्क कलर का भूरे रंग का होता है। और एक बात जानते हो, जब इसी से चीनी बनाई जाती है तो चीनी का कलर तो बिल्कुल श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, ऐसा हमने कई बार लिखा भी देखा रसायन विज्ञान की किसी किताब में कि चीनी जो है या शर्करा जो है श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि गन्ने का रस तो गहरे भूरे रंग का था, चीनी क्यों श्वेत क्रिस्टलीय श्वेत ठोस पदार्थ में ऐसा क्यों लिख दिया गया? जानते हो क्या हुआ है? गन्ने के रस में भी बहुत सारे कलर पार्टिकल, बहुत सारी अशुद्धियां थीं जिनके कारण गन्ने के रस का कलर डार्क ब्राउन हो रखा था। अब आपको गन्ने के उस रस से ये अशुद्धियों को हटाना है, और जैसे ही गन्ने के रस से अशुद्धियों को हटाओगे गन्ने का रस तो बिल्कुल पानी जैसा द्रव हो जाएगा, और फिर उससे चीनी बनाओगे तो बढ़िया बिल्कुल श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, वो वाली बात सही हो जाएगी। लेकिन इस कलर पार्टिकल को हटाया कैसे जाए? तो इस कलर पार्टिकल को हटाया जाए किसकी सहायता से? सक्रियत चारकोल, एक्टिव चारकोल की सहायता से। लेकिन जानते इस जगह कौन सा चारकोल लगता है? जानतव्य चारकोल। जानवरों की हड्डियों से बनाया गया चारकोल। आदमियों को सुनाई नहीं पड़ा लगता है, दोबारा रिपीट कर देते ना। जीव जंतुओं जानवरों की हड्डियों से बनाया हुआ चारकोल यूज किया गया है, क्योंकि इस चारकोल में ऐसी एक्टिविटी होती है, ऐसी क्षमता होती है
ऐसा अभिक्रिया करने का नेचर होता है कि ये जो जांतव्य चारकोल होता है, गन्ने के रस में उपस्थित सारे के सारे कलर पार्टिकल इंप्योरिटी को अपनी सतह पर क्या कर लेता है, चिपका लेता। अच्छा, क्योंकि सतह पर चिपकाएगा, अधिशोषण हुआ है। और अगर सारे कलर पार्टिकल इंप्योरिटी को अपनी सतह पर चिपका लेगा तो अब गन्ने का रस पानी के जैसा बिल्कुल अच्छा क्रिस्टल हो जाएगा। फिर उससे हम शक्कर के या चीनी के क्या बना लेंगे, क्रिस्टल। अब कुछ लोगों का ऐसा भी सुन तो लिया ही है बेटा, अब सुनने का तो गुनाह कर ही लिया है। अब एक और सुनो बात। अभी तुम लोगों का ये कहना होगा कुछ लोगों का कि मम्मी जैसे या दादी होती होंगी, तो दादी कहती है कि भैया देखो हम नवरात्र भर क्या है उपवास रखते हैं, और पूरे नवरात्र भर उपवास रखते समय केवल और केवल हम क्या करते हैं, दिन में 2-3 बार चीनी की चाय पीते हैं, बाकी चीजें नहीं डाल, चीनी का प्रयोग बस कर लेते हैं, और उसी के प्रयोग से भैया बस हमारा जो उपवास है वो बढ़िया अच्छे ढंग से हो जाता है। जानते हो चीनी कैसे बनती है? तो यार ये ठीक है। तो चीनी का निर्माण ही हुआ है जांतव्य चारकोल के थ्रू। तो आप इस बात, अच्छा अब क्या है कि अगर इस चक्कर में हम चीनी का सेवन बंद कर देंगे कि जांतव्य चारकोल से बना है, तो भैया इस दुनिया में बहुत सारे पदार्थों के बनने की ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि जिनके नाम अगर आप सुन लोगे तो भैया कहोगे कि क्या करेंगे, अब ये भी खाना बंद कर देंगे, इस चीज को भी त्याग देंगे। तो आप जीवन में बहुत सारी चीजों को त्याग नहीं सकते हैं। अब जैसे आप जान भी गए तो क्या चीनी को छोड़ सकते हो? कभी नहीं हो सकता भैया। ये केवल अभी के लिए लगेगा, बताओ ऐसा होता रहा है, कुछ देर बाद लगेगा जो भी होता रहा है अच्छा होता रहा है। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, सिलिका जेल द्वारा जलवाष्प या नमी का अधिशोषण। देखो मैं कह भी रहा था ये सारे के सारे आर्टिकल समझने लायक हैं। अब जैसे कभी कोई व्यक्ति ने एक क्वेश्चन भी पूछ लिया एग्जाम में आ गया, तो अब सर जी ने तुमको बता दिया है बातें, सारी बातों को एक्सप्लेन करके लिख सकते हो और खुद लंबी हेडिंग का आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे है, कहता है सिलिका जेल द्वारा। अच्छा एक चीज आपने देखा होगा, अगर आपने कभी कोई सामान ऑनलाइन मंगाया होगा फ्लिपकार्ट या अमेजॉन वगैरह से, तो ज्यादा देखने को मिलेगा। वैसे दुकान से भी लाए होगे तो देखने को मिलेगा। फ्रिज वगैरह लेके आते हो या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कोई लेके आते हो, बिजली से चलने वाला खिलौना अगर आप ऑनलाइन मंगा लेते हो, आप जैसे ही उस पैक को खोलते हो आप देखते हो अंदर किसी पैकेट में कुछ छोटी छोटी गोलियां जैसी रखी हैं। जानते हो वो क्या है? वो है बेटा सिलिका जेल। कुछ लोगों ने तो उसके विषय में अलग अलग प्रचार भी कर रखे हैं। कहता है सिलिका जेल को छूना नहीं चाहिए। एक तो हमसे ऐसा ही कहने लगा, कहता वो जो पैकेट आया उसको छूना ही नहीं चाहिए, छू लिया तो इसको ढंग से हाथ धुलो जाके। हमने कहा क्यों? कहता है ये जहर है। हमने कहा ऐसा क्यों रख दिया? तो कहता है कि कोई चूहा वगैरह इसके अंदर आ जाए, आएगा नहीं, और आ गया तो फिर सीधे उसको मार देगा। ये अलग अलग प्रकार के लोगों ने अलग अलग बातें बना रखी हैं। वास्तव में उस पर का कोई भी विषैला प्रभाव है ही नहीं। जानते हो सिलिका जेल नमी के कणों को अपनी सतह पर क्या कर लेता है? अधिशोषित कर लेता है। रखा क्यों गया? देखो क्या होता है, जब फ्लिपकार्ट वगैरह से या अमेजॉन वगैरह से आपने कोई चीज परचेज की है, वो ना जाने कितने स्टेट्स को पार करके आपके पास आती है। पता नहीं कहां पर उस वस्तु का रख रखाव कैसा था, कहीं ऐसी जगह तो नहीं रख दिया गया वस्तु को जहां पर नमी की मात्रा ज्यादा हो। तो आप सभी इस बात को तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, अगर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट नमी में रख दिए जाएंगे तो नमी में तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही खराब हो जाते हैं जल्दी। और फिर हुआ क्या, तुम्हारे पास नई कोई आई मशीन या आपने कुछ चीजें खरीदी थी इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल नई चीज आई, नमी खा गई थी, आपने जैसा ही पहली बार उसको प्लग इन किया, आपने इस बात को देखा क्या कि भैया उसमें तो शॉर्ट सर्किट हो गया, मशीन बिगड़ गई। क्योंकि 10 डेज रिप्लेसमेंट होता है, उसमें कुछ ऐसा रहता है। आपने तुरंत भैया उसको रिप्लेस कर दिया, और कंपनी तो यही 10 दिन तक करती रहेगी, उसके पास दूसरा काम है नहीं कोई। तो बेटा जानते हो खतरनाक इंजीनियरों को हायर कर रखा है कंपनी ने, और वो खतरनाक इंजीनियर इस बात को जानते हैं कि नमी से मशीनों पर या विद्युत उपकरणों पर तो खतरा होने का चांस ज्यादा है। तो जब भी कोई सामान बेचते हैं पहले से उसमें सिलिका जेल के 2-4 पैकेट रख देते हैं कि अगर बाय चांस किसी ऐसे क्षेत्र में भी इस उपकरण को रखा जाए जहां पर पहले से नमी है। तो जानते हो सिलिका जेल क्या करता है? सिलिका जेल समस्त नमी को सबसे पहले ही अपने पैकेट की सतह पर या अपनी सतह पर क्या कर लेता है? चिपका लेता है। तो ये जो नमी उसके पैकेट के अंदर आ गई है वो उपकरण पर ना जाकर
सिलिका जल की सतह पर क्या हो जाती है, चिपक जाती है, और इस प्रकार की घटना को अधिशोषण कहते हैं। तो क्या ये तीनों ही एग्जाम्पल जो थे वो आप समझ पाए कि अधिशोषण क्या होता है? तो अधिशोषण को अगर समझ गए हो तो भैया इसको थोड़ा सा और भी चीजें लिख लेते हैं। कहता है एक बात और, कहता है आखिर सक्रिय चारकोल या सिलिका जेल को ही द्वारा अधिशोषण क्यों कराया गया? हमारे यहां तो बहुत सारी चीजें उसके द्वारा अधिशोषण करा लेते हैं। तो भैया इस बात को याद रखना, एक नॉर्मल सी बात बताते हैं, सिलिका जेल ने भी जल के कणों को चिपकाया होगा अपनी कहां पर, सतह पर, क्योंकि यह सतह से ही काम करता है। अच्छा अधिशोषण उसी के थ्रू हो सकता है जिसकी सतह का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। जिस पदार्थ की सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है, अधिशोषण करने की क्षमता भी उसमें ज्यादा है। तो एक काम कर लेते हैं, इसका रीजन भी दे देते हैं कि सक्रिय चारकोल और सिलिका जेल ही क्यों, अन्य दूसरे पदार्थ क्यों नहीं? तो देखो यहां लिखते हैं, अधिशोषण उन पदार्थों के द्वारा अधिक मात्रा में कराया जाता है। जिन पदार्थों की सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिन पदार्थों की सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, तो इस बात को भैया ध्यान रखो कि हम अधिशोषण तो करवा लेंगे सभी पदार्थों से, लेकिन उस पदार्थ की सतह का क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो कहता है फिर ज्यादा से ज्यादा सतह का क्षेत्रफल किनका होता है, सक्रिय चारकोल का और सिलिका जेल का होता है। तो इसलिए अच्छा एक और बात बता देना चाहिए यहां पर, अधिशोषण उन पदार्थों के द्वारा अधिक मात्रा में कराया जाता है जिन पदार्थों की सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, तथा जो पदार्थ सरंध्र होता है। अब देखो वैसे तो सरंध्र मैं बता चुका हूं, सरंध्र का मतलब जानते हो, छोटे छोटे छिद्रोंदार हो, जिसमें छोटे 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 छेद हो, सरंध्र होता है। क्योंकि सरंध्र एक ऐसा शब्द है जिसको सुनकर बच्चा थोड़ा सा परेशान होता है, लेकिन इसको भैया पढ़ भी लेना चाहिए कि सरंध्र होता क्या है। नेक्स्ट नंबर पे बेटा इसी से रिलेटेड एक और चीज पढ़ेंगे, अंतरा पृष्ठ या अंतरा पृष्ठ इसको बोलते हैं, इंटरफेस। अच्छा इंटरफेस क्या होता है, इसको भी पहले कवर कर लें कि आखिर इंटरफेस क्या होता है। बेटा अधिशोषण किसी ना किसी पृष्ठ पर होता है। देखो मैं अगर चौक से बोर्ड पर लिख रहा हूं तो ये चौक किसी ना किसी पृष्ठ पर चिपक रही है, उस पृष्ठ को ही कहते हैं अंतरा पृष्ठ। ध्यान, अंतरा पृष्ठ जानते हो किसको कहते हैं? देखो ये बोर्ड के लिए अंतरा पृष्ठ है, और इस अंतरा पृष्ठ पर तो हम सारी घटनाएं कर रहे हैं। देखो जब से हमने पढ़ाना स्टार्ट किया हमने बोर्ड पर ही अंतरा पृष्ठ बनाया है या इंटरफेस बनाया है, और आपने इंटरफेस कहां बना रखा है? अपनी कॉपी पर। उसका भी तो कोई पृष्ठ होगा जिस पर आप लिख रहे हैं पेन की सहायता से। तो इंटरफेस जान गए, अधिशोषण पदार्थ के जिस पृष्ठ पर होता है उसे कहा जाता है अंतरा पृष्ठ। लिखते हैं अधिशोषण पदार्थ के जिस पृष्ठ पर होता है
यही लिख देते हैं नीचे, अंतरा पृष्ठ या इंटरफेस कहलाता है। अच्छा, इस समय तो मोबाइल का भी बहुत चलन चल रहा है। मोबाइल में एक शब्द सुना होगा, इंटरफेस। समझ गए? तुमने मोबाइल देखा है कि सबने देखा? यार ये तो बात कोई कह नहीं सकता। मोबाइल का जब पहली बार पावर बटन दबाते हो, एक स्क्रीन आपके सामने आती है। ये होता है मोबाइल का प्रथम इंटरफेस, फर्स्ट इंटरफेस। जैसा कहते हैं ना कि जैसे मोबाइल के स्विच ऑन करोगे ये इंटरफेस खुलकर आएगा, और फिर इस इंटरफेस में मैंने ऐसा मान लिया आपने उसको फिर से स्लाइड कर दिया। जैसे ही स्लाइड किया आप दूसरे इंटरफेस पर पहुंच गए। फिर आपने देखा सेटिंग का ऑप्शन था, उसको छुआ तो सेटिंग के कई ऑब्जेक्टिव जो थे वो खुल करके आ गए, आप तीसरे इंटरफेस पर पहुंच गए। और फिर उनमें से भी जैसे कोई सेटिंग छूनी थी, कौन सा, कोई भी सेटिंग मान लेते हैं, नेटवर्क सेटिंग, आपने नेटवर्क सेटिंग को छू लिया, आप फिर से नए एक इंटरफेस पे आ गए। आप सतह दर सतह, पृष्ठों दर पृष्ठ आप मोबाइल के अंदर की बातों को पढ़ रहे हो, इसको भी क्या बोलते हैं? इंटरफेस ही। तो एक पदार्थ में तो बहुत सारे इंटरफेस हो सकते हैं। कभी कभी अच्छा जंग लगता है तो इंटरफेस से ही तो चालू होता है। सबसे पहले जंग लगता है बाहरी सतह पर, यह सतह पर जंग लगा, पदार्थ खत्म, गिर गया, अब उसके अंदर वाली सतह पर लगने लगेगा। तो लगातार अंतरा पृष्ठ पर जो है वो रस्टिंग का प्रॉब्लम आता रहता है। तो एक काम करोगे, इसको नोट करोगे और बाकी की जो घटनाएं हैं इसको पढ़ेंगे फिर कल की क्लास में, ठीक है।